हेलो बच्चों। आज हम लोग 12 अप्रैल को हुए पेपर पर डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में एक चीज़ हम और जोड़ना चाहेंगे आपको कि कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि या बताते हैं कि उनके पेपर्स में अटेम्प्ट्स कम हो जा रहे हैं। एक्यूरेसी तो वो मैनेज कर पा रहे हैं लेकिन अटेम्प्ट्स कम हो जा रहे हैं। तो इस बात पर ध्यान दें कि आप पेपर स्टार्ट करें तो बायोलॉजी वाले सेक्शन पर बहुत ध्यान दें कि वो अंडर 50 मिनट सॉल्व हो जाए, क्योंकि जितना बायोलॉजी में आप टाइम बचाएंगे उतना ही फिजिक्स में टाइम आपको मिलेगा, और जब तक आपको टाइम मिलेगा नहीं आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, फिजिक्स की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नंबर 1 से ऐसा जरूरी नहीं कि आप स्टार्ट ही करें। आप उस प्रॉब्लम से स्टार्ट करें जो प्रॉब्लम ईजी आपको दिख रही हो, या जिसमें आपको कमांड बहुत ज्यादा है कि उसका क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन हो ही जाना है। और शुरुआत में पैटर्न भी वही फॉलो करें कि शुरुआत में अगर आप प्रॉब्लम सही से ट्रैक करते हैं और शुरुआत के 10 प्रॉब्लम्स आप अच्छे से निकाल लेते हैं तो आपका पेपर ईजी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत के 10 प्रॉब्लम्स आपने कम टाइम में सॉल्व कर लिए तो दिक्कत थोड़ी सी कम रहेगी आपको पूरे थ्रू आउट द पेपर में। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें कि कौन से शुरुआत के 10 प्रॉब्लम्स आप चुने, इसको बहुत ही फोकस मानकर या बहुत ही एक तरह से मानिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मानकर फिजिक्स के सेक्शन को सॉल्व करना शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है। स्क्रू गेज के प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा नया है। कह रहे हैं कि स्क्रू गेज हैज पिच 0.5 मीटर एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल इज 100। कह रहे हैं पिच जो है वो 0.5 mm की है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100। तो पहली डिटेल से आप बड़ी आसानी से क्या पता कर सकते हैं, याद रखिएगा, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा बताइए, 0.5 बाई 100। सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.005 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गेज। अब कह रहे हैं कि लीनियर स्केल रीडिंग मतलब मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 12 डिवीजन है। जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट इज 0.0010 mm। अब करेक्टेड रीडिंग ऑब्टेन्ड आफ्टर एलिमिनेटिंग जीरो एरर इज 6.255। अच्छा, इसमें जो सर्कुलर स्केल कहाँ से कंसाइड हुआ है ये नहीं दिया गया है, और वही पूछा है इन्होंने। सर्कुलर स्केल डिवीजन विच कंसाइड विद रेफरेंस लाइन इज, कौन सा सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड कर रहा है। फाइनल रीडिंग दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। तो आप रीडिंग कैसे लिखते हैं, करेक्ट रीडिंग बताइए। करेक्ट आप रीडिंग लिखते हैं रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो रीडिंग आप पहले निकालेंगे फिर जीरो रखेंगे। करेक्ट रीडिंग हमें दे ही दिया है, जीरो एरर भी प्रॉब्लम में दे दिया है, पॉजिटिव टाइप का जीरो एरर है। बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बस आप रीडिंग लिख लें। तो रीडिंग लिखेंगे तो क्या है बताइए, लीनियर स्केल रीडिंग इज 12 डिवीजन। याद रखिएगा लीनियर स्केल में कोई मार्क नहीं दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं। और एक डिवीजन कितने के बराबर है, ये देखिए एमएसआर 0.5 mm के बराबर है। तो 0.5 इंटू 12, याद रखिएगा नॉर्मली एमएसआर को हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवीजन दिए हैं तो उसके लिस्ट काउंट, मेन स्केल क्रेडिट का लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके एमएसआर निकाली जाएगी, फिर सीएसआर लिखी जाएगी। अब सीएसआर ही हमें पता नहीं है, मान लेते हैं वो सी है, और उसका लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया है 0.005 है। तो ये हमारी रीडिंग आ गई, इसको यहाँ पर रख दें, करेक्ट रीडिंग हमें दे दी गई। तो 6.255 इज इक्वल्स टू, हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, ये देखिए 6 आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.005 ऑफ सी और फिर जीरो एरर, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 0.010। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सब कुछ इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये -1 आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये 6 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 0.01 जब जुड़ेगा आके तो ये हो जाएगा और ये 6 सब्सट्रैक्ट होके 0.265 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.0005 ऑफ सी आ जाएगा। और यहाँ से सी मतलब वो सर्कुलर स्केल डिवीजन जो यहाँ पर कंसाइड कर रहा है उसकी वैल्यू आ गई 0.265 डिवाइड बाई 0.005, डेसिमल डेसिमल कट कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3। तो 53rd डिवीजन सर्कुलर स्केल का क्या कर रहा होगा, रेफरेंस लाइन से कंसाइड हो रहा होगा। इस तरह से पहले प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम की बात की जाए तो कैलोरीमेट्री का सिंपल सा प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि एक कैलोरीमीटर है जिसमें 250 ग्राम वाटर है, 25 डिग्री सेल्सियस का है। एक मेटल ब्लॉक जो कि 200 ग्राम का है और स्पेसिफिक हीट उसकी 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस दी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसको इसके अंदर रख दिया गया है, फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पर है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर बताना है। तो याद रखिएगा कैलोरी मीटर है और इसके अंदर क्या है, पानी है 250 ग्राम का। तो मान लेते हैं लेट जो वाटर इक्विवेलेंट है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर इज डब्ल्यू। कैलोरी मीटर का वाटर इक्विवेलेंट डब्ल्यू है, मतलब कैलोरी मीटर का जो मटेरियल है वो इतने ग्राम ऑफ वाटर के बराबर है, और इसमें 250 ग्राम ऑलरेडी वाटर मौजूद है। तो देखा जाए तो कंपोजिट सिस्टम में कितना हो जाएगा, 250 प्लस डब्ल्यू। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा थीटा, ये हो गई हमारी हीट गेन करेगा ये। और हीट लॉस कौन करेगा, वो जो दूसरा ब्लॉक है जो कि 200 ग्राम का है, जिसकी स्पेसिफिक हीट 0.1 दे दी गई है, और जिसका डेल्टा थीटा भी हमें पता है कितना है, वो 100 से 30 डिग्री फाइनल हो जा रहा है। तो ये क्या है, याद रखिएगा हीट लॉस। सब कुछ उठा के रख लीजिए। यहाँ देखिए 250 है प्लस डब्ल्यू है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 है, और डेल्टा थीटा क्या है, याद रखिएगा 25 से हम कहाँ जा रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस गर्म होने पर जा रहे हैं, तो डेल्टा थीटा 5 का हो गया। हीट लॉस करेंगे देखिए 200.1, वो 100 से 30 आ रहा है, यहाँ डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 70। सबको सॉल्व कर लिया, देखिए 250 प्लस डब्ल्यू इंटू 5 इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया 1400, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 280। तो याद रखिएगा 250 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 280। सॉल्व करने पर डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 30 ग्राम।
यानी कि वाटर इक्वलेंट ऑफ जो हमारा कैलोरी मीटर है उसका कितना हो जाएगा 30 ग्राम, मतलब वो बर्तन 30 ग्राम वाटर के बराबर का होता है। एक बात और, अगर किसी को किसी प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएगा। कल कुछ बच्चों के शॉर्ट्स में कमेंट आए थे, मैं उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कॉन्सेप्ट समझने में। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, एरर का प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज एरर की बात नहीं कर रहा है, पॉसिबल एरर की बात कर रहा है। कह रहा है सीले एक्सपेरिमेंट टू मेजर द यंग मॉडुलस और वायर द डायमीटर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर में मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। डायमीटर मेजर किया गया है, लीस्ट काउंट कुछ दिया हुआ है, उसकी रीडिंग दी हुई है, लेंथ वायर की मेजर की गई है, मीटर स्केल से मेजर की गई है, और वेट मेजर नहीं किया जा रहा है, देखिएगा 50 न्यूटन का। एक्सटेंशन मेजर किया गया है 0.05 सेंटीमीटर, उस सेम स्क्रू गेज से जिसका लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज, एरर में कितना मैक्सिमम एरर हो सकता है, मतलब एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहा है, डेल्टा वाई निकालना चाह रहा है। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? यंग मॉडुलस लिखा जाता है फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम एल लिख देते हैं, ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल लिख देते हैं, वो ऊपर चला जाएगा। याद रखिए एक्स जो है वो चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन जिसे कहा जा रहा है, चेंज इन लेंथ। अगर हम इसको सॉल्व करने जाए तो पहले हम यंग मॉडुलस निकाल सकते हैं, या हम एरर का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई वाई। फोर्स देखो मेजर नहीं किया गया, उसमें एरर होगा नहीं, लेंथ में एरर होगा, डेल्टा एल बाई एल। एरिया की बात की जाए तो एरिया क्या लिखोगे? एरिया में डायामीटर दिया हुआ है तो यहाँ लिखा जा सकता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। उस तरह से देखा जाए तो यहाँ डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, यहाँ एरिया में ये डी आ जाएगा तो लिख देंगे 2 डेल्टा डी बाई डी, और एक्स की जगह लिख देंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स। याद रखिएगा एरर में सब कुछ क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू आ गई, जरा देखिए कितना आ गई, डेल्टा एल जो हमारी लेंथ में चेंजमेंट है वो लेंथ यहाँ से आ रहा है 0.1, और इसकी लेंथ हो गई 157 प्लस 2। डायमीटर में एरर कितनी है याद रखिएगा, डायमीटर मेजर किया गया है हमारा 0.001 डिवाइड बाई 0.1, फिर हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक्स कितना है जरा देखिए 0.001, और इसका जो मेजर्ड वैल्यू है 0.05 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 1.5 के अप्रोक्सीमेट चला जाएगा, यहाँ 0.6, हाँ 3 डेसिमल्स लगा दीजिए, 0.000 और 6 ऐसा कुछ बनेगा, 15 6 90, हाँ ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी लगभग वही आ जाएगा 0.02। सॉल्व करेंगे देखिए 0.02 0.02 0.04, और ये सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 0.04 ही आ जाएगा। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं पहले टर्म को, मान लेते हैं। अब हमें निकालना है डेल्टा वाई का वैल्यू, तो डेल्टा वाई के लिए हमें यंग मॉडुलस चाहिए। अब यंग मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो यंग मॉडुलस रख देंगे 50, लेंथ में जो चेंजमेंट है, ये जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, लेंथ है हमारी 0.157 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ हो गई हमारी 157 डिवाइडेड बाई जो हमारा एरिया है पाई आर स्क्वायर पाई, और डी हमारा कितना है जरा देखिए, डी हमारा डायमीटर दे दिया है 0.1 का स्क्वायर बाई 4, और फिर हमें दे दिया है क्या, हमें दे दिया है एक्सटेंशन 0.05। याद रखिएगा यहाँ डेटा सेंटीमीटर में है तो यहाँ 10 टू द पावर -2 कर दीजिएगा, यहाँ 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। फाइनल कर लिया गया है। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 11। फाइनल सोल्यूशन करने पर तो फिर डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2 इंटू 10 टू पावर 11 0.04, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 0.04। सॉल्व करने पर 8 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है। देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए तो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ रिफ्लेक्शन मेथड, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व फॉलोइंग डेटा एज गिवन इन टेबल। तो सीरीज रेजिस्टेंस 3000 ओम का है, डिफ्लेक्शन 30 है, शंट रेजिस्टेंस अगर 96 कर दिया गया तो 15 डिफ्लेक्शन आ गए, मतलब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड यूज किया जा रहा है एक्सपेरिमेंट में भी। फिर यहाँ 4900 है, 30 ओम 30 डिफ्लेक्शन पहले है, फिर 98 हो जा रहा है, फिर हाफ डिफ्लेक्शन 15 आ जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो मैंने इसके लिए आपको सीधा बताया था कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं RS अपॉन R माइनस S, और अगर R बहुत बड़ा हो जाए S से तो ये तकरीबन क्या हो जाता है, याद रखिएगा शंट रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, मतलब इसकी वैल्यू 96 98 ओम के बराबर ही आनी है। तो 96 और 98 ओम के सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 100 ओम। आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस डेटा का इस्तेमाल करें इससे और देखिए वेरीफाई करें कि 100 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा वही। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कभी उससे डेटा हटता नहीं। कह रहे हैं ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा फॉर ए प्रिज्म प्लेस्ड इन एयर एज शोन। द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म इज एस्टिमेटेड नियर टू। कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इस प्रिज्म के अंदर कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होगा। यहाँ डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ये एंगल देखिए 53 डिग्री दिया हुआ है और ये 46 डिग्री दिया हुआ है, मतलब जो मीन डेविएशन एंगल है वो 46 डिग्री है, ये मिनिमम डेविएशन एंगल, और उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना है
53 डिग्री। अच्छा, प्रिज्म के बारे में ये नहीं बताया गया है कि प्रिज्म का प्रिज्म एंगल क्या है, तो हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए। सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू 46 हो गई, और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 53 हो गई, माइनस ए हो गया। सॉल्व करेंगे देखिए 106 माइनस 46, आंसर आ गया 60 डिग्री। तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। n इज इक्वल टू साइन प्रिज्म फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस डेल्टा बाई टू डिवाइड बाई साइन a बाई टू। सॉल्व करते हैं और फिर c बाई v इसी के बराबर कर देते हैं, तो हमें v मिल जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन a हमारा कितना दिया है, प्रिज्म एंगल आ गया हमारा 60, और मिनिमम डेविएशन आ गया 46 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ हो गया साइन 60 बाई टू दैट इज 30 c बाई v। तो c हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और v की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो v बराबर देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 साइन 60 बाई टू मतलब साइन 30, और डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 60 और 46 दैट इज 106, 106 बाई टू 53, तो साइन 53। वैल्यूज रखिए, देखिए आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 साइन 30 हुआ 1 बाई टू, और इसका 4 बाई 5 वैल्यू आ गया 4 बाई 5। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाता है 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो वही सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब लगभग 2 के आसपास, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसके आसपास कौन सा आंसर याद रखिएगा, थर्ड वाला। बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं आप, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें ग्लास स्लैब यूजिंग की जाती है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है। मैंने इसके वीडियोस बना दी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वाले, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इसमें रीडिंग कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि एक हमारे पास वर्नियर स्केल है, जिसमें 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहे हैं, और एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1/20 का है। देखिए विच हैविंग 20 डिवीजन ऑन 1 सेंटीमीटर ऑफ इट्स मेन स्केल। तो हमें ये बात बता दी गई है कि 1 सेंटीमीटर इसके मेन स्केल पे रह रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस सिंपल सा क्या करना है, पहले हमें वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, तब रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिखेंगे 1 MSD माइनस 1 VSD। अब MSD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, MSD होगा 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन 1/20 हो गया। अब फिर कह रहे हैं कि जब एक VSD देखेंगे तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 49 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहे हैं, तो 1 VSD शुड बी 49/50 ऑफ MSD हो गया। तो अभी सबकी वैल्यू उठा के रखते हैं तो लीस्ट काउंट बड़ी आसानी से हमें मिल जाएगा, MSD माइनस 49/50 ऑफ MSD। सॉल्व किया गया तो देखिए क्या आ गया, MSD बाहर कर लीजिए, यहाँ जब सॉल्व किया गया 1 माइनस 49/50 दैट इज 1/50 हो गया। एक MSD खुद 1/20 है, 1/50 है, सॉल्व करने पर 1/1000 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट आ गया हमारा किसका, हमारे वर्नियर कैलिपर्स का। अगर ऐसा आ जाता है तो कहने देखिए ये जो पेपर पर मार्क देखा जा रहा है विदाउट स्लैब, इसको तुम R1 कह दो। फिर कह रहे हैं कि जब पेपर पर मार्क देखा जा रहा है विद स्लैब, इसको तुम R2 कह दो। और जो इस स्लैब का ऊपरी सरफेस देखा जा रहा है उसको तुम R3 कह दो। तो R1 और R3 को अगर तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो D एक्चुअल है, D रियल, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इनके बीच में एक्चुअल स्लैब है। तो याद रखिए कैसे हम लिखेंगे R1 माइनस R3, और जब D अपरेंट लिखा जाएगा तो स्लैब के साथ जब बॉटम पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं तो वो वाली रीडिंग ली जाएगी, और जो टॉप सरफेस है उसको, मतलब R2 माइनस R3। अब R1 R3 और R2 R3 इन सबकी रीडिंग को आपको क्या लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको लिखना है डी रियल बाई डी अपरेंट। बस इतना सा काम करना और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब R1 R2 आपको वर्नियर कैलिपर्स वाली रीडिंग से काउंट करनी है, तो ऐसा कोई बड़ा टास्क है नहीं। देखिए 8.25 है, प्लीज इसमें जीरो है नहीं, 15 इंटू 0.001 कर देते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 8.265 आ जाएगा। फिर जब हम R2 लिखते हैं तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 6.57 प्लस 35 इंटू 0.001 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 6 और ये 6। और फिर जब R3 सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा याद रखिएगा 3.855। जब सब कुछ सॉल्व करेंगे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी रियल रखते हैं R1 माइनस R3 दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा 8.265 माइनस 3.855 डिवाइडेड बाई, फिर क्या करेंगे, फिर R2 माइनस R3 करेंगे 6.605 माइनस 3.855। सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 4.42 आ जाएगा, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.8।
इसको सॉल्व करने पर लगभग आंसर 1.6 के बराबर आ जाएगा। फोर्थ वाला देखिए, अगला कैरेक्टरिस्टिक का करो है, कह रहे हैं कि विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ पी एन डायोड कैरेक्टरिस्टिक विद टेम्परेचर फॉर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए कौन सा ग्राफ करेक्टली दिखा रहा है हमारे पास पी एन डायोड में। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ T2, यहाँ T3। T1 बड़ा है, T2 फिर T3, कह रहे T1 पहले है, T2 बाद में और T3 बाद में। अच्छा, ये वाला जो रीजन दिखाया रहा है वो कह रहा है कि पहला कम वोल्टेज पर हम सैचुरेशन अटेन कर रहे हैं, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर हम कम वोल्टेज पर सैचुरेशन अटेन कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि अगर तुम वोल्टेज बढ़ा दोगे तो ज्यादा टेम्परेचर अगर हो जाता है तो ज्यादा वोल्टेज पर फिर क्या होगा, सैचुरेशन आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे सामने ऐसा एक ग्राफ दिख रहा है IV कर्व। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर में, वैसे क्या हो जाएगा, होल्स और इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगी, सैचुरेशन करंट जल्दी अचीव होगी। तो इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर सैचुरेशन करंट कम वोल्टेज पर ही क्या हो जाएगी, अचीव हो जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला ग्राफ क्या है, करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला इलेक्ट्रोस्टैट्स का प्रॉब्लम है, सिंपल सा है। करें दो कैपेसिटर है जिनको दिखाया गया है, ईच ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल V नॉट, इफ कैपेसिटर C इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 एंड 2C इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, देन की इज क्लोज्ड, फाइनल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर विल बी। कह रहे हैं कि पहले एक कैपेसिटर लिया गया है C और एक 2C लिया गया है, इसको चार्ज कर दिया गया है V नॉट से, इसको चार्ज कर दिया गया है V नॉट से। तो पहले वाले में चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, CV नॉट, और दूसरे वाले में चार्ज कितना हो जाएगा, 2C V नॉट। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा जा रहा है, जब डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो हम एक बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है जब बैटरी ना कनेक्टेड हो, ठीक है, यह चार्ज कांस्टेंट रहता है और कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो फाइनली जो C1 फाइनल होगा उसमें 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, और C सेकंड वाला जो है उसमें 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया गया है तो 6 ऑफ C हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो करें कनेक्शन के बाद इन दोनों कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा, तो कनेक्शन के बाद यानी कॉमन पोटेंशियल का सवाल है। बहुत आसान सा सवाल आपके सामने बनके निकलेगा। तो कॉमन पोटेंशियल फाइनली दोनों पर होगा टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, C1 प्लस C2। बड़ा आसानी से देखिए सॉल्व हो गया। देखिए 3C V नॉट हो गया और यहाँ 8 ऑफ C हो गया, C से C खत्म, 3/8 ऑफ V नॉट हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर पहला हो जाएगा। देखिए अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो डाइपोल का प्रॉब्लम है, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। अब डाइपोल में देखिए यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, डाइपोल को हमने इस तरह से रख दिया है। अब अच्छा देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किधर लगेगा किधर लगेगा। इसकी वजह से ये बॉडी देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज क्या करने लगेगी, घूमना शुरू कर देगी। तो काउंटर क्लॉकवाइज वाले का ऑप्शन चुनते हैं, एक सेकंड हो सकता है, एक फोर्थ हो सकता है। कह रहे हैं अच्छा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर लीनियर फोर्स भी जनरेट होगा, एफ नेट जीरो नहीं होता है, तो यानी कि इसमें नेट एक्सप्लेशन भी होगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है, नो नेट लीनियर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क डायरेक्शन से। और चूंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्लेशन आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मतलब लीनियर एक्सप्लेशन। देखिए ये प्रॉब्लम भी आसान प्रॉब्लम में है। करें वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ 4 चार्ज टुगेदर एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस अरेंजमेंट पे इस कॉर्नर पे चार्ज रखे जाए तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन कहने का मतलब है इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी तो सारे पेयर्स काउंट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का तरीका मैंने बताया, सारे पेयर्स काउंट कर लीजिए। एक ये पेयर होगी 4 3 की, 3 2 की, 2 1 की, 1 4 की, और फिर दो अपोजिट कॉर्नर्स वाले हो जाएंगे। तो यहाँ जो चार पेयर्स होंगी उनमें सब में माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो हम लिखेंगे -4 KQ स्क्वायर बाई ए। अब जो कॉर्नर वाले हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव का एक कॉर्नर बनाएगा, एक कॉर्नर नेगेटिव नेगेटिव को बनाएगा, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 2 KQ स्क्वायर बाई इन दोनों की डायगोनल डिस्टेंस दैट इज a√2, सारे पेयर्स गिने जाते हैं याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो KQ स्क्वायर बाई a कॉमन हो गया, यहाँ -4 रहा, यहाँ 2/√2 मतलब √2 हुआ, √2 की वैल्यू 1.414 होती है लेकिन 1.4 में काम ले लेंगे, तो हो जाएगा -4 प्लस 1.4 दैट इज -2.6। तो -2.6 KQ स्क्वायर बाई a। बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हुए हों सेकंड ऑप्शन से क्योंकि वहां पर -2.6 लिखा हुआ है। तो 2.6 हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन में जानते हैं, तो √2 √3 वाले जो एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करके कभी कभी देख लिया कीजिए। कभी कभी इस तरह से इंटेजर वाले जो क्वेश्चन फंसते हैं, हम चूंकि नॉर्मली इंटेजर फॉर्म पढ़ते हैं, डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। अगला प्रॉब्लम भी देखा जाए तो आसान है। एक प्रोटॉन है, उसको 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस से फेंका गया। तो पहले जो कहे वो कर लो, अगर स्पीड बढ़ानी है तो इसका ध्यान दो कि जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे तुम करते जाओ, आखिर में एक साथ डेटा बैठाने के लिए कोशिश मत करो। अब कह रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा वाई एक्सिस पर लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड को चलो वाई एक्सिस पर लगा दिया। इसकी वैल्यू हमें कुछ दे दी है 0.104 टेस्ला।
अच्छा, इसी बात पर देखा जाए तो एंगल भी कंसीडर कर सकते हैं 30 डिग्री। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल है, मतलब हेलिकल पाथ हो जाएगा। देखो दो ऑप्शन तुमने पहले ही कर दिए, सर्कल तो हो ही नहीं सकता, हेलिक्स हो सकता है। अब हेलिक्स में या तो तुम रेडियस निकाल लो, या तो तुम क्या कर लो, टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड निकालना भी आसान है, टी बराबर 2 पाई m/क्यूबी। टाइम पीरियड तो बदलता ही नहीं, कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं। 2 पाई m, इलेक्ट्रॉन का मास 1.67, सॉरी प्रोटॉन का मास -27, डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मैग्नेटिक फील्ड 0.104। अगर देखा जाए तो 104 कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं डालेगा, तो इसको कट कर देते हैं और यहाँ देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 2 पाई, बस यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ 0.1 बनाएगा वो। 2 पाई इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, और ये जो 0.14 का है वो 10⁻⁻1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इस तरह से क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है। कह रहा है कि स्पेसिमेन आयरन की जिसकी परमेबिलिटी हमें दे दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी 160 एम्पियर पर मीटर है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस आयरन। तो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हैं क्या होता है, जब कोई मटेरियल रखा जाता है तो उस मटेरियल से बस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दें जरा, देखिए 8 इंटू 10⁻³ इंटू 160 कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 टू 8 1 0 10⁻³ सॉल्व करने पर 1.28 वीवर पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसानी से ऑप्शन 2 क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, कुछ करना ही नहीं था। देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम है करंट का। हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है आई बराबर एन ई ए वी डी। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, आई अपॉन एन ई ए। करंट कितनी दी है, 20 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻29 दी दी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 है, इंटू एरिया 1 mm² यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 है। सॉल्व करेंगे, देखिए 20 डिवाइड बाई 1.6 कर लेते हैं। इधर पावर आवर सॉल्व करेंगे तो 19 हो जाएगा, 10⁻⁻25 हो जाएगा। सॉल्व करने पर देखिए 20 डिवाइड बाई 1.6 हो गया, इंटू 10⁻, ये 4 ऊपर चला जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 12.5। तो इसको सॉल्व करने पर 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बन जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम है, आसान सा प्रॉब्लम ये भी है। कह रहे हैं कि करंट है जिसकी एक वेरिएबल करंट है जो फर्स्ट कॉइल से पास कर रही है, जो किसी दूसरी कॉइल में मैक्सिमम इंड्यूस कर रही है 5 पाई वोल्ट का कर रही है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा। अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो लिखना होता है E2 di1/dt। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो E2 की वैल्यू हमें दे दी गई है 5 पाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 sin 100 पाई टी। तो डी बाई डी टी माइनस सिंबल भी लगता है, उससे घबराना नहीं है। 10 sin 100 पाई टी डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा देखिएगा, एम की वैल्यू याद रखिएगा, मैक्सिमम ईएमएफ है। तो 5 पाई हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और ये 100 पाई बाहर, तो याद रखिएगा 1000 पाई और साइन 100 पाई टी का हो जाएगा कॉस 100 पाई टी। अब यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख दोगे, 1, पाई से पाई खत्म, 5/1000। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 5 मिली हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिली हेनरी। यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ये तो भी आसान प्रॉब्लम है। कह रहे क्यू फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला एलसीआर कॉम्बिनेशन के लिए, इसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो 1/r√L/c आता है, क्योंकि एलसीआर में यही रिलेशन है। आर हमारा कितना दिया है 10 ओम, एल हमारा कितना दिया है 2 हेनरी, और सी हमारा दिया है 32 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6। कट कीजिए, यहाँ 16 आएगा, देखिए 1/10 हो गया, बाकी यहाँ रूट के बाहर 4 आ जाएगा, 10⁻⁻³ आ जाएगा यहाँ। तो जो -3 आ जाएगा तो सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा जरा देखिए। अगर हम सॉल्व करें तो 10⁻² हो जाएगा, 100/4 दैट इज 25। तो आंसर इसका क्यू फैक्टर कितना है याद रखिएगा, 25। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए ईएम वेव का सवाल है, तो आसान ही सवाल है। कह रहे इंफ्रारेड वेव्स आर समटाइम्स रिफर्ड एज हीट वेव। जाहिर सी बात है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो बॉडी का रेडिएशन होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। अब अगर हीट प्रोड्यूस करता है तो कह रहे हैं कि हीट अप अर्थ सरफेस। कह रहे हैं इंफ्रारेड वेव क्या कर सकती है, अर्थ सरफेस को भी हीट कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इंफ्रारेड वेव हीट प्रोड्यूस कर सकती है तो अर्थ को भी वो क्या कर सकती है, हीट कर सकती है। देखा जाए तो इसी की वजह से क्या होता है याद रखिएगा, मतलब यही जब हीट एब्जॉर्ब कर लेती है फिर रिलीज नहीं कर पाती है, तो फिर आपका क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो माइक्रोस्कोप की सिंपल प्रॉब्लम है। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर बना लीजिए। इसकी फोकल लेंथ हो गई हमारी 1.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसकी आईपीस जो है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर एफ हो गया। अब कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन बताइए रिलैक्स्ड हाई सिचुएशन के लिए। रिलैक्स्ड हाई सिचुएशन के लिए आपको क्या बताना है, याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो बड़ा आसान है।
आप चाहें तो बहुत सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए L बाई एफ ओ और फिर लगा दीजिए D बाई एफ ई। तो L देखिए हमारा कितना है, लेंथ कितनी है 25, एफ ओ कितना है 1.5, D हमारा कितना है 25 लेते हैं और आई पी की वैल्यू 2.5 ले लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखिए कितना जाएगा 10, ये हो जाएगा 250 बाई 1.5, डेसिमल कट करें 0 कर दें 2500 बाई कितना हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 बाई 3 आ जाता है। आंसर लगभग आ जाएगा इसका 160 के आसपास। 160 के क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है हमारा, याद रखिएगा 140। तो इसमें आप बहुत सारी कैलकुलेशन लगाने से क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा बच जाएंगे। वैसे आप यही कर सकते हैं कि यहाँ 2.5 सेंटीमीटर लें, फिर 22.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएं, फिर इससे यू की पोजीशन निकालें। जब यू की पोजीशन निकालेंगे तो फाइनल सोल्यूशन आपको बन के आएगा जो 140 के आसपास कुछ दिखेगा। लेकिन इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शनों में आप आसानी से गेस कर सकते हैं क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंट है, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि एक पैटर्न जिसमें लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम यूज किया गया है, दो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं किसी पॉइंट पी को, और स्क्रीन पर थर्ड फ्रिंज जहां फॉर्म हो रही है तो वहां पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस निकालने का तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है कि पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, याद रखिएगा वाईडीएससी के लिए। तो थर्ड राइट फ्रिंज थर्ड डार्क फ्रिंज में 2 इंटू 3 माइनस 1 कर देंगे, लैम्डा हमें 6000 दिया हुआ है बाई 2 कर देंगे, 6000 मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम की बात ही कर रहा है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 बाई 2 इंटू 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ओवरऑल सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 3000। यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 या 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 या 1.5 माइक्रोमीटर। यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा क्योंकि माइक्रोन से पूछा गया है, माइक्रोन इन द सेंस माइक्रोमीटर की ही बात की जा रही है। देखिए सिंपल सी हमें दिख रही है, पोलराइड्स की प्रॉब्लम दिख रही है। करें पोलराइड को जो रखा गया है ऑप्टिक एक्सिस इसका एक से मतलब किन्हीं भी दो सक्सेसिव पोजीशन 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और अनपोलराइज लाइट आई नॉट गिर रही है चार पोलराइड के पेयर्स पे। तो याद रखिएगा जब अनपोलराइज लाइट गिरती है और जब पोलराइज लाइट जाती है किसी पोलराइड से तो उसमें क्या अंतर आता है, बात समझिए। तो अगर अनपोलराइज लाइट गिरे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी। यहाँ आई नॉट है तो यहाँ हो जाएगी आई नॉट बाई 2। फिर इसके इसके बीच में एंगल अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो कॉस स्क्वायर हम क्या कर देंगे 30, फिर इन दोनों के बीच में एंगल भी 30 बन रहा है तो फिर वही होगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30 तो कॉस की पावर 430। फिर इसके इसके बीच में वही सीन बन रहा है तो आई फाइनल हम यहाँ सीधा लिखते हैं, आई फाइनल इज नथिंग बट आई नॉट बाई 2 कॉस की पावर 6 ऑफ 30। सबकी वैल्यू लिख दीजिए, आई नॉट बाई 2 कर दीजिए, कॉस 30 यहाँ पर कर दीजिए, कॉस 30 की वैल्यू √3 बाई 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो सिचुएशन में कितना हो जाएगा, याद रखिएगा आई नॉट बाई 2 यहाँ हो जाएगा 27 और यहाँ हो जाएगा आपका 64। ओवरऑल सोल्यूशन बनाने पर 27 आई नॉट बाई 128। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन दो कट गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा 27 आई नॉट बाई 128। अगर ऑप्शन डेसिमल में दिया हो तो फ्रैक्शन बना के चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत आसान दिख रहा है, करें कि बोर मॉडल है, हाइड्रोजन एटम का भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड है r, ऑर्बिटल रेडियस है। देन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर वी में कौन सा रिलेशन सही बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर वी स्क्वायर कर लीजिएगा क्योंकि दो आर दिख रहे हैं, यहाँ पर वी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिखा है। तो बोर मॉडल है तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि बोर मॉडल है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला खेल बना सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, उसमें लगने वाला क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा के इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू प्रोटॉन का चार्ज दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कार से कार कैंसिल हो गया, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम वी स्क्वायर, के की वैल्यू 1/4πε0 भी लिखा जा सकता है तो 4πε0 एम वी स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है हमारा करेक्ट। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो कहना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अज्यूमिंग बोर एटॉमिक मॉडल इज करेक्ट। यू कैन यूज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स की स्टैंडर्ड वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली का कहना था कि जो 2 पाई आर होता है वो एन लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ एन देखिए कितना है 1, लैम्डा की वैल्यू हमें पता नहीं वही निकालना है 2 पाई, और रेडियस कितना है बताइए 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.06 1.065 टू 8 होता है, उसको सीधा लिख लीजिएगा 1.06 पाई एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या हो जाएगी लैम्डा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाता है करेक्ट चॉइस बन जाता है। देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक की सिंपल सी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं वर्क फंक्शन ऑफ सर्टेन मेटल इज समथिंग, जूल में दिया हुआ है, इट्स इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 to 10^14 हर्ट्ज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वुड बी इन जूल्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो हमें निकालनी होगी तो पहले तो हमें फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी होगी जूल में और फिर उसमें वर्क फंक्शन सब्सट्रैक्ट कर देना होगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बस क्या करना है एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालनी है जूल में। उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे एच न्यू, एच हमारा कितना है प्लैंक कांस्टेंट 6.626 10 to the power -34 और फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 8 × 10 to the power
40। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सोल्यूशन बनेगा 53.008 इंटू 10⁻⁻20, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 5.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारी एनर्जी है। अगर ऐसा हो जाता है तो अगर हम वो निकालते हैं वर्क मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या करना होगा, इस फोटोन की एनर्जी में आपको माइनस कर देना होगा वर्क फंक्शन, दैट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19, जो कि सॉल्व होने पर आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल। इस तरह से हमारा ऑप्शन पहला क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है, ए से बी जा रहा है, ए एरो दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन प्रोसेस है, 2 ग्राम हीलियम चूज किया गया है और कह रहे हैं कि कितना हीट इस प्रोसेस को दिया जाएगा जब हम ए से बी जाएंगे। तो हीट निकालना है मतलब डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू निकालने के लिए आपको निकालना होगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई द गैस। वर्क डन बाई द गैस निकालना आसान है क्योंकि एक ट्रेपेजियम बन रहा है, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले वर्क डन हम निकाल लेते हैं। वर्क डन बाई द गैस कितना होगा, तो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का मतलब यहाँ हो जाएगा 3p नॉट इंटू इनके बीच की सेपरेशन v नॉट, तो यहाँ आ जाएगा 3p नॉट v नॉट बाई 2। जिनको दिक्कत हो ट्रायंगल और रेक्टेंगल बना के भी क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब डेल्टा यू निकालना है। अब डेल्टा यू में हम क्या लिखेंगे बताइए, ए प्रोसेस के लिए यू बी माइनस यू ए कर लेते हैं। अब यू बी के लिए आप लिखेंगे क्या, एन सी वी टी बी माइनस एन सी वी टी ए। अब एन सी वी दोनों में कॉमन ले लीजिए, टी बी माइनस टी ए कर लेते हैं, या ऐसे रहने देते हैं तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सी बी की वैल्यू कर देते हैं। तो सी बी की वैल्यू लिखेंगे तो एफ बाई टू ऑफ आर टी बी माइनस एन इंटू एफ बाई टू ऑफ आर टी ए। मजेदार बात है, हीलियम गैस मतलब मोनोएटॉमिक, तो 3/2 आप लिख लें, यहाँ लिख लें NrTb माइनस NrTa। Tb Ta किसी तरह से नहीं निकाल सकते हो लेकिन प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहाँ पर Nrt लिखा है तो Tb बराबर होगा, तो Tb में प्रेशर इंटू वॉल्यूम दैट इज 2p नॉट इंटू 2v नॉट, और Nrta में प्रेशर इंटू वॉल्यूम p नॉट इंटू v नॉट। आइडियल गैस सारे प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन सारे प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ 4 में एक गया, कितना हो गया 3, 3p नॉट इंटू v नॉट, हमें सब कुछ मिल गया है, वैल्यू उठा उठा के रख देते हैं। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 9/2 पी नॉट वी नॉट, और इसको लिखेंगे 3 पी नॉट वी नॉट बाई 2। सॉल्व करेंगे तो 12/2 पी नॉट वी नॉट, और आंसर आ गया 6 पी नॉट वी नॉट, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम की बात करें तो कह रहे हैं गैसीय मिक्सचर है जो कि किसी वेसल में इंक्लोज कर दिया गया है। किसी गैस का मतलब पहली गैस ए है जिसके 1 मोल लिए गए हैं, गामा की वैल्यू 5/3। अनदर बी है जिसका गामा 7/5 दिया है, टेम्परेचर टी भी है। द गैस ए एंड बी डू नॉट रिएक्ट ईच अदर, रिएक्शन में नहीं आ रही है। अज्यूम दैट ये दोनों आइडियल भी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। गामा ऑफ मिक्सचर आपको दे दिया है 19/13, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनक्लोज ना चैम्बर किया गया है, मतलब वॉल्यूम देखा जाए तो फिक्स है, और टेम्परेचर भी क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो अगर हम चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू मिक्सचर इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2, एनर्जी कंजर्व कराना चाह रहे हैं। यू मिक्सचर का लिखेंगे तो लिख देंगे एन सी वी डेल्टा टी, या एन सी वी टी कर देंगे। यहाँ लिख देंगे, यहाँ एन मिक्सचर करेंगे, सी वी मिक्सचर करेंगे एन, और यहाँ पर एन वन कर देंगे, यहाँ सी वी वन कर देंगे, फिर यहाँ टी कर देंगे, फिर यहाँ एन टू कर देंगे, सी वी टू कर देंगे, टी कर देंगे। देखिए टी सबका क्या है, सेम। अब अगर सी वी की बात करें तो एन मिक्सचर मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाद में एन वन एन टू हो जाएंगे। अब सी वी मिक्सचर की बात करें तो गामा के टर्म में आर अपन याद रखिएगा, गामा -1 फॉर्मूला होता है, तो गामा मिक्सचर -1 हो जाएगा। यहाँ N1 रहने देते हैं, C1 को करते हैं आर गामा -1 कर देते हैं, फिर यहाँ N2 कर देते हैं, फिर आर अपन गामा 2 -1 कर देते हैं। देखिए आर 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 कैंसिल आउट। N1 प्लस N2 में एक के मोल तो पता है, एक है, दूसरे के मोल हमें पता नहीं। लेकिन ये देखिए 19/13 -1 है, बाकी सारा डेटा दे दिया है। 1 डिवाइड बाई पहले वाले कितना याद रखिएगा 5/3 -1, और दूसरे वाले के N2 नहीं पता है लेकिन गामा उसका भी दे दिया गया है 7/5, तो 7/5 -1। अब सबको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 प्लस N2, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6/13, और ये 13 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे देखिए 3 आ जाएगा, 2/3 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/2 ऑफ N2। अब N2 वाले टर्म एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। देखिए 13/6 ऑफ N2, 3/2, 5/2 ऑफ N2। N2 वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, -3/2 हो गया, 5/2 ऑफ N2 माइनस 13/6 ऑफ N2। एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ देखिए 6 हो गया, यहाँ 15 माइनस 13 ऑफ N2 हो गया, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 9/6 हो गया, 6 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 4 एंड दिस इज 2 ऑफ N2। तो यहाँ N2 की वैल्यू देखिए कितनी आती हुई दिख रही है, 2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है।
देखिए इंटेंसिटी और वेवलेंथ का अगर ग्राफ दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इनका एरिया क्या लिखेंगे, तो एरिया तो देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एरिया इंटीग्रेशन फॉर्मेट में जाता है। तो अगर एरिया का ग्राफ देखा जाए तो आई इंटू लैम्डा लिखा जाएगा, इंटू डी लैम्डा किया जाएगा, तो ये टोटल इंटेंसिटी बन जाएगा। हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है या कितना इंटेंसिटी है ये ग्राफ हमें बताता है, और सारी वेवलेंथ की अगर इंटेंसिटीज को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, टोटल इंटेंसिटी। टोटल इंटेंसिटी स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। अगर ऐसा हो जाएगा तो टी की पावर 4 हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो A1/A2 की वैल्यू T1 या T1/T2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। एक का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस, एक का 627। 327 में 273 जोड़ दे 273 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा देखिएगा, 600 केल्विन आ जाएगा। और इसमें अगर आप जोड़ देंगे 273 तो 900 केल्विन आ जाएगा। 0 0 0 0 कट कर दीजिए, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इसकी पावर 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 16/81 आंसर आ जाएगा। A1/A2 बिल्कुल सिंपल सा आंसर। देखिए हम बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं दो रॉड हैं जिनकी लेंथ बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है, उनको पैरेलल रखा गया है और उनके बीच में टेम्परेचर जो है 20 और 80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया गया है। द रेशियो ऑफ इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी टू द फर्स्ट रॉड इज, मतलब के इफेक्टिव बाई के वन निकालना है। हमें क्या निकालना है, याद रखिएगा, के इफेक्टिव बाई के वन। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है थर्मल कंडक्टिविटी का, कि दो रॉड है जिनकी लंबाइयां बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पैरेलल में रख दिया गया है 20 और 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में। के इफेक्टिव और फर्स्ट रॉड के वन के बारे में रिलेशन निकालना है, के इफेक्टिव बाई के वन निकालना है। तो के इफेक्टिव तो बड़ा आसान है। के इफेक्टिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, के इफेक्टिव निकालने के लिए पैरेलल में लिखते हैं k1 प्लस k2/2 इन केस ऑफ आइडेंटिकल रॉड सिचुएशन होती है। अब के इफेक्टिव बाई के वन निकालना है तो यहाँ k2 को k1 से रिप्लेस कर दें बस। यहाँ k2 की वैल्यू क्या लिख देंगे बताइए, 4/3 ऑफ k1, 4/3 ऑफ k1/2। यहाँ देखिए के इफेक्टिव हुआ, k1 कॉमन हो गया, सबको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6, यानी कि ऑप्शन 2 क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस बनता है। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम भी देखो आसान है, कह रहे हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज 7 टाइम्स दैट द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल। तो गामा अपरेंट अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर लिक्विड का जो एक्सपेंशन रेट है वो 7 गुना है गामा ऑफ वेसल से, माइनस गामा ऑफ वेसल कर दें तो 6 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल हो जाएगा। अब कह रहे हैं रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड अपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड। तो गामा ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा बताइए, 7 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ वेसल, ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता रहा है। इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, गामा अपरेंट गामा ऑफ एब्सोल्यूट लिक्विड तो हो जाएगा 6/7, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी दे दिया है, डरावना टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है, हमें टाइम पीरियड बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया और टाइम पीरियड पूछा गया, सिस्टम की बात हो रही है, तो फोर्स आपको निकालना चाहिए क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि एंगुलर स्पीड या फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएट करने जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस यू नॉट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस, माइनस साइन अल्फा एक्स, और जो इसके साथ कोफिशिएंट है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस 3 माइनस लगे हुए हैं, यू नॉट हो जाएगा अल्फा, और देखिए साइन अल्फा एक्स, एफ की वैल्यू ये तो एम ए हो गया, ए की वैल्यू देखिए माइनस यू नॉट ऑफ अल्फा डिवाइड बाई एम साइन अल्फा एक्स, तो हमें कुछ मिलता जुलता एक्सप्रेशन दिख रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो सिचुएशन में क्या हो जाएगा देखिएगा, एक बात और समझिएगा कि जो साइन थीटा है वो बहुत छोटा हो जाने से क्या बनेगा, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं माइनस यू नॉट अल्फा एम, और बहुत छोटा होने पर अल्फा एक्स तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्सक्लेरेशन की वैल्यू माइनस यू नॉट अल्फा स्क्वायर बाई एम ऑफ एक्स हो जाएगा। ये वाली चीज ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, या रूट लगा देंगे तो ओमेगा के बराबर होगी। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, या 2 पाई रूट ओवर दिस होल स्टफ, तो एम ऊपर चला जाएगा, यू नॉट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, या 2 पाई बाई अल्फा हो जाएगा, रूट अपान एम अपान यू नॉट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो इसमें कह रहे हैं कि एनर्जी वेलोसिटी फोर्स नए डायमेंशन चूज कर लिए गए हैं, मास का डायमेंशन क्या होगा। हम इसको सॉल्व करना जानते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली कंपेयर करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, मतलब इन सबकी डायमेंशन निकाल लें जो मास के बराबर होगा वही आंसर हो जाएगा, उस जगह पे थर्ड आ जाएगा। देखिए एनर्जी का कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो अगर वेलोसिटी की पावर -2 कर दें, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है, तो यहाँ हो जाएगा एल की पावर -2 टी की पावर +2, यहाँ एम एल स्क्वायर टी माइनस टू वाला में एल स्क्वायर टी माइनस टू खत्म हो जाएगा, एम बचेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सोल्यूशन बना लेंगे, हम लिख लेंगे ई की पावर ए, बी की पावर बी, एफ की पावर सी। ठीक है, इधर लिख लेंगे एम, यहाँ एम लिख लेते हैं, एल की पावर 0 कर देते हैं, टी की पावर 0 कर देते हैं, सबकी पावर लिख लेते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए बना लेते हैं, वेलोसिटी एल टी माइनस वन की पावर बी बना लेते हैं, फोर्स दिया हुआ है तो एम एल टी माइनस टू की पावर सी बना लेते हैं, बस डराने के लिए बनाया गया है। यहाँ एम की पावर देखिए ए हो जाएगा, उधर सी हो जाएगा, एल की पावर देखिए 2a हो गया है, प्लस बी हो गया है, प्लस सी हो गया है, और टी की पावर देखा जाए तो -2a हो गया है, माइनस बी हो गया है, -2c हो गया है। अब इसको अगर देखा जाए तो यहाँ सब सारी पावर्स को एक साथ रख लेते हैं,
तो a प्लस सी देखिए 1 के बराबर है, और यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी देखिए 0 के बराबर है, यहाँ -2a माइनस बी माइनस 2c 0 के बराबर है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ दो तो 2a 2b भी खत्म हो जाएगा, बस ये वाला टर्म बचेगा, तो माइनस सी आ जाएगा, 0 हो जाएगा आंख बंद करके, जैसे हम लोगों ने सोचा था। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अच्छा, सी की वैल्यू यहाँ रख दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये भी पता चल गया। अब बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू इसमें किसी एक इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा। मान लो यहाँ रख देते हैं, सी की वैल्यू 0 होगी, ए की वैल्यू यहाँ पर होगी 2, यहाँ होगा प्लस बी प्लस 0 इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई -2। बड़ी आसानी से क्या करोगे, एक्सप्रेशन सॉल्व कर लोगे, मतलब ई की वैल्यू 1 बी की पावर -2, जैसा मैंने बताया था, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको ना है तो सीधा आप डायमेंशन रख के सॉल्यूशन बना सकते हो। देखिए, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें, केवल वीटी ग्राफ दिया हुआ है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसे 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, फिर ये पीछे की तरफ बढ़ रहा है तो -10 हो जा रहा है 20 सेकंड पे, फिर -20 हो जा रहा है 30 सेकंड पे। तो अगर देखा जाए तो वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है, एस्केलेशन लगातार निगेटिव डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है, तो एस्केलेशन देखा जाए तो हर सेकंड के लिए क्या है, निगेटिव है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लगातार वो स्पीड को क्या कर रहा है, घटा रहा है, अपनी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, पार्टिकल कभी वापस नहीं लौटा, तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर भी पार्टिकल चल रहा है, मतलब मोशन उल्टा हो गई, तो पार्टिकल लौटा तो है। पार्टिकल है 0 डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल, देखिए यहाँ 10 से शुरू किया था, हम -20 पर पहुंच गए हैं, तो 0 डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, क्योंकि फिर से ओरिजिन पर आप नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर से उसी पॉइंट पर 10 पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकंड इज सेम एज द एवरेज स्पीड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड टू 20 सेकंड। इसको हमें लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 गलत हो गए तो यही सही हो जाएगा। लेकिन एवरेज स्पीड लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी कितनी है 10, इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 0 से 10 सेकंड के बीच में एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल करेंगे, देखिए 100/2, 100/2 इंटू 10 करेंगे 20 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड यहाँ से यहाँ तक के लिए 5 है। फिर इसको यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे 10 का 20, तो फिर 0 से देखिए 10 का एरिया निकालेंगे, अगेन सॉल्व करेंगे 10 to 20, फिर वही हो जाएगा 10 इंटू 10/2, और टाइम इसमें भी 10 सेकंड लग रहा है, तो सॉल्व करने पर 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। याद रखिएगा एवरेज स्पीड की बात हो रही है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक सिंपल सी बात करें, क्या है, एक पेंटर है, वो क्रेट के अंदर खड़ा हुआ है और वो इधर से होल्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इस पूरे ऑपरेटर को खींचते हुए। तो पूछा जा रहा है कि क्रेट का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पेंटर या क्रेट का क्या होगा। तो देखा जाए तो ये पर्सन नीचे की तरफ खींच रहा है, तो इस क्रेट पर टेंशन ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा होगा। अच्छा, पर्सन रस्सी को नीचे खींच रहा है, तो पर्सन पर टेंशन ऊपर की तरफ जनरेट हो रहा होगा। पर्सन का mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल सरफेस से ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू भी 450 न्यूटन प्रॉब्लम में दे दी गई है। और इस क्रेट का मास देखिए 25 kg दिया है, तो हम दोनों का एफबीडी बना लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। तो अगर पर्सन का, उस पेंटर का एफबीडी बनाने की कोशिश करें, तो उस पर क्या लग रहा होगा, जब सोचिए टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा mg, नीचे सरफेस को दबा भी रहा है। तो उस सिचुएशन के बिहार पर देखा जाए तो सरफेस इसे ऊपर की तरफ दबा रहा होगा, पुश कर रहा होगा, तो उस सिचुएशन में हम देखें तो इस पर एक 450 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो अगर हम सॉल्व करने जाएं, मतलब सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसा ही कह रहे हैं, तो T प्लस एन माइनस एम जी इज टू एम ए, ये बात पेंटर के लिए हो गई है। टेंशन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हमें दे दिया गया है, देखिए 450, और पेंटर का मास 100 kg दे दिया है, तो ये 1000 कर देते हैं, यहाँ 100 कर देते हैं, ए कर देते हैं, इक्वेशन 1 को और अच्छे से हमने लिख लिया। अब दूसरे की बात करें तो क्रेट की बात कर लें, तो क्रेट में देखा जाए तो क्या होगा, क्रेट की अगर हम बात करते हैं तो उस सिचुएशन में क्रेट में देखिए ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा है, क्रेट का mg खुद का नीचे लग रहा है, और साथ में जो पर्सन इसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ वो लग रहा है, इसकी वजह से पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो T माइनस एन माइनस एम जी इज टू एम ए। याद रखिएगा इस बार क्रेट का सब कुछ रखना है। तो नॉर्मल फोर्स तो 450 है, क्रेट का मास 25 दिया है, ग्रेविटी 10 है, यहाँ 25, एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों की बात कही जाए तो दोनों इक्वेशन हमने रख लिए, यहाँ पर रख लीजिए जरा, देखिए T माइनस 450 कर लीजिए, माइनस 250 कर लीजिए, यहाँ 25 ए कर लें, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को सब्सट्रैक्ट करें तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ताकि टेंशन कैंसिल आउट हो जाए। 450 900 हो जाएगा, यहाँ देखिए -1000 है, यहाँ पर +250 हो जाएगा। सोल्यूशन बनाने पर देखिए कितना आ जाएगा हमारा, -750 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 750 ऑफ ए आ जाएगा। सॉल्व करने पर देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25, 250 नहीं सॉरी 150 आ जाएगा यहाँ पर, 150 डिवाइड बाई 75, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम भी आसानी दिख रहा है, करें एक बॉडी जिसका मास 40 kg है, वो किसी सरफेस पर रखा हुआ है
उस पर फोर्स लगाया गया है जो उसको जस्ट चलाने के लिए सफिशिएंट है। तो मान लेते हैं किसी सरफेस पे हमने ब्लॉक रख दिया है, फोर्स लगा दिया P जो जस्ट चलाने के लिए सफिशिएंट है। तो P शुड बी इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ एन या म्यू एस टाइम्स ऑफ एम जी। म्यू एस दिया है 0.5, एम जी हमें दे दिया है 40 के जी का मास है तो 400, दैट इज 200 न्यूटन। ये जो फोर्स लगाया जा रहा है वो 200 न्यूटन का लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ये बॉडी चलने लगी तो फिर सिचुएशन में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं या लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, उस सिचुएशन में कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा? डायनामिक फ्रिक्शन। तो डायनामिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है इसका कोफिशिएंट थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो अब की बात कही जाए तो एक्सेलरेशन की बात कही जाएगी तो फोर्स तो बॉडी पर वही लग रहा है, लेकिन पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। डिवाइड बाई मास कर देंगे, देखिए 200 है, यहाँ 0.4 है इंटू 400 है, डिवाइड बाई मास देखिए 40 है। सॉल्व करने पर देखिए 200 आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा, डिवाइड बाई 40 आ जाएगा, या 40 बाई 40 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है और सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। देखिए वर्क एनर्जी पावर का प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में कंफ्यूज होते हैं। क्या कह रहा है कि एक बीड है जिसका मास हाफ के जी है और वो ए से मूव कर रहा है, फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया गया है, कि स्मूथ रिंग है जिसका रेडियस 5 मीटर है, एक्शन ऑफ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, स्पीड ऑफ बीट एट इट रीच द पॉइंट बी। जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। देखो यहाँ पर इधर की तरफ इसका फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। अच्छा नीचे की तरफ वेट भी लग रहा होगा, तो वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम जी देखिए 1/2, ग्रेविटी देखिए 10, तो ये भी 5 न्यूटन। मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन 5 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस में के अंडर में ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है, वर्टिकल भी मूव कर रही है। तो अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो 5, अच्छा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का मूवमेंट सेम है, 5 इंटू 5 देखा जाए तो ये 25 है, ये वाला भी 25 है, टोटल वर्क डन कितना हुआ? 50 न्यूटन। अब यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना हो गया? 50, पहले काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, बाद में आ गई 1/2 एम ऑफ वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू करेंगे, मास 1/2 है, 1/2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 50 हो गया। सॉल्व करेंगे, रूट ओवर लगा देंगे, आंसर आ गया कि रूट ओवर 200, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 14.14। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल आसान से प्रॉब्लम। देखिए बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कह रहे हैं टेबल है, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है 2 केजी का, रफ टेबल है, 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, घूमना शुरू कर दे रहा है। ये याद रखिएगा, ये ब्लॉक भी घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पर पूछा है t = 1 सेकंड पर। ओमेगा जबकि प्रोवाइड कर दिया गया, तो ओमेगा प्रोवाइड करने से वेलोसिटी निकालना बड़ा आसान हो जाता है, ओमेगा इंटू आर दैट इज 4। और अगर ऐसा हो गया तो वी स्क्वायर बाई आर फिर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 4 स्क्वायर बाई 1 कर देंगे, 16 आ जाएगा, और आंसर आ गया फोर्थ वाला 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर बॉडी को मिलेगा। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। कह रहे हैं एक बॉल है, वो गिर रहा है 5 मीटर की हाइट से, सरफेस को हॉरिजॉन्टली हिट करता है, ई की वैल्यू 3/4 है। तो कह रहे हैं पहले और दूसरे कोलिजन के टाइम कितना लगेगा। तो देखिए एक पार्टिकल यहाँ से गिरा, जब यहाँ पर टकराया तो कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर ये गया, फिर ऐसे आया, फिर ये नीचे आया। तो ये पोजीशन है फर्स्ट कोलिजन का और ये सेकंड कोलिजन का, मतलब सेकंड कोलिजन में ये वाली मोशन कंप्लीट हो रही है। तो इस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा हम निकाल लें तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन क्या हो जाती है? ई टाइम्स ऑफ यू या ई टाइम्स ऑफ रूट ओवर 2g h। ई की वैल्यू देखिए कितनी है? 3/4, 2, ग्रेविटी हो गई 10 और हाइट हमारी कितनी? 5। तो देखा जाए तो 3/4 और 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी v1 आ गई। अच्छा ये v1 आ गई तो इसी वेलोसिटी से बॉडी ऊपर जाएगी, पीक पर पहुंचेगी और नीचे आएगी। तो इस तरह से टोटल टाइम ऑफ मोशन में पता ही कितना होता है फिर ये 2u/g होता है। इस केस में 2v1/g हो जाएगा, सब कुछ रख दो, 2 इंटू 10, 3/4 इंटू 10, 10 से 10 उड़ा दो, ये आगे देखिए कितना 6/4, आंसर आ गया 1.5 सेकंड। मतलब ऑप्शन सेकंड क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। देखिए रोटेशनल का एक सिंपल सी प्रॉब्लम पूछा गया है। कह रहे एक रूप है जिसका मास नेग्लिजिबल है और उसको किसी सिलेंडर पर रोल डाउन कर दिया गया। तो सिलेंडर पे ऐसे रोप बांध दी गई है, ठीक है। तो ऐसे रोप जब यहाँ बंध गई है तो अब कह रहे हैं कि इस रोप को क्या किया जा रहा है? इसे सिलेंडर मास जिसका 3 केजी, रेडियस 40 सेंटीमीटर है। अगर रोप को 30 न्यूटन के फोर्स, मतलब यहाँ पर ये रोप है, इसको 30 न्यूटन के फोर्स से क्या किया गया है? खींचा जा रहा है। तो उस सिचुएशन में आपसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। बड़ा आसान है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आई अल्फा, और टाउ बराबर हो जाता है आर क्रॉस एफ, दोनों ही फोर्स टॉर्क है। आई देखिए सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है, तो यानी कि ये डिस्क की तरह दिख रहा होगा। इसका लिखेंगे एम आर स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू आर हो गई, और फोर्स हमारा 30 न्यूटन हो गया। देखिए एक आर से एक आर खत्म, सब कुछ आ गया। अल्फा 30 बाय मास, मास इज 3 एंड रेडियस जो कि 0.4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 10 हो गया, अल्फा की वैल्यू होगी 10 डिवाइड बाई 0.4, सॉल्व करने पर आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम आसान दिख रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसको रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया गया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। तो करें डिस्क कुछ दूरी चलने के बाद रुक जा रही है, तो वी नॉट बाई आर ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी, ऐसा प्रॉब्लम पूछा जा रहा है।
तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएँ तो क्या होगा, जब ये देखिए घूमती हुई कोई चीज़ घूम रही है उसको सरफेस पर रख दिया, तो कुछ दूर चलने के बाद वो रुक जा रही है। तो देखा जाए तो फाइनल इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0। एक्सटर्नल फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, लेकिन हम क्या मानेंगे, फाइनली ये सिस्टम रुक जा रहा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। अच्छा, पहले 2 चीज़ें हो रही हैं, डिस्क चल रही है और डिस्क घूम रही है। डिस्क घूम सेंटर के अबाउट रही है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहें तो पहले आ जाएगा mvr, mv0 इंटू रेडियस रख देते हैं, आर ही है। और फिर क्या लिख देंगे, याद रखिएगा। अच्छा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक देखिए आगे भाग, एक पीछे की तरफ घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखा जाएगा डिस्क का mr स्क्वायर। डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2 रख देंगे, इंटू ओमेगा नॉट कर देंगे, इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0, क्योंकि एल फाइनल होना है। अच्छा, यहाँ स्मॉल आर कर लीजिए, क्योंकि कैपिटल आर यहाँ पर नहीं यूज किया गया टर्म, एम आर स्क्वायर हो गया। अब तो बस आसान से निकालना है, राइट लेफ्ट को बराबर कर दें, एम वी नॉट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाई 2। एम से एम देखिए खत्म, एक आर से एक आर खत्म, तो वी नॉट बाई आर ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान सी बात है। इस प्रॉब्लम को देखा जाए तो फ्लूइड का ये प्रॉब्लम अच्छा सा प्रॉब्लम है, जो काफी बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है। कह रहे सिलेंडर है, उसके बॉटम में कहीं होल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सिलेंडर है और यहाँ मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है, एक होल है। अब कह रहे हैं ऊपर से इसमें पानी भरा जा रहा है, ऊपर से पानी भरा जा रहा है, तो उसका dv/dt दिया हुआ है, वॉल्यूम इंटरिंग पर सेकंड दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, यहाँ से लिक्विड पास आउट हो रहा होगा, तो यहाँ पास आउट हो रहा होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखिए शुरुआत में जब पानी कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर धीमे धीमे लीक हो रहा होगा, ऊपर से ज्यादा पानी आ रहा होगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब इसकी इतनी हाइट हो जाएगी कि यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, उसकी वजह से जो वेलोसिटी आ रही होगी, वो उतना ही पानी रिलीज कर रही होगी जितना इधर से इंटर कर रहा है। तो उसके बाद फिर इसकी हाइट बढ़ नहीं पाएगी। तो अगर देखा जाए तो ए वी जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि dv/dt के बराबर होता है, वही यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं इतना हाइट इसमें भर गया है, तो हाइट भरने से वेलोसिटी इसे अचीव हो रही होगी, तो मान लेते हैं h है, वो टारसोली से निकाल लो। तो एरिया कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, देखिए √2gh, और dv/dt की वैल्यू 70 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ले लो, यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर की कहानी खत्म कर दो। अब बचता क्या है, याद रखिएगा, √2gh, √2gh इज इक्वल्स टू 70 बच रहा है। अच्छा, ये डेटा सेंटीमीटर में, स्क्वायर खोल दो, 2gh इक्वल्स टू 4900 ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटेशनल डिस्प्लेसमेंट को इस बार सेंटीमीटर वाले में ही रखो, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, h की वैल्यू 4900, सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, h की वैल्यू 5/2 हो जाएगी, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, सबको सेंटीमीटर में ही रख के सॉल्यूशन बना लिया है। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो फ्लूइड का क्वेश्चन है, कह रहे हैं दो मेटल सरफेस है, वो किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी 2 × 10⁻³ है, उसमें फॉल कर रहे हैं, सेम यूनिफॉर्म स्पीड से है, कह रहे मटेरियल डेंसिटी स्केयर 1 और 2 की दे दी गई है हमें, और रेशियो ऑफ देयर रेडियस निकाल रहे हैं। तो टर्मिनल स्पीड सेम है, तो टर्मिनल स्पीड सेम कहने का मतलब क्या हो जाएगा बताइए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस सिंपल सा फॉर्मूला लिख देना है, Vt1 इज इक्वल्स टू Vt2। अब Vt1 की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, 2/9 ईटा कर देते हैं, आर स्क्वायर कर देते हैं, रो माइनस सिग्मा, और जी कर सकते हैं, यहाँ 2/9 कर सकते हैं, ईटा सेम है, इसका R1 कर दो, इसका R2 कर दो, यहाँ √2 कर दो, यहाँ √1 कर दो, और सिग्मा दोनों का सेम है, ग्रेविटी कर दो, ग्रेविटी से ग्रेविटी गया, 2/9 से 2/9, ईटा से ईटा चला गया। अब R1/R2 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो लिखेंगे √2 माइनस सिग्मा, रो1 माइनस सिग्मा, सबकी वैल्यू रख देते हैं। √2 दूसरा जो मीडियम है स्फीयर है, उसकी 11 × 10⁻³ है, और सिग्मा 1 2 × 10⁻³ है। अब देखा जाए दूसरे मीडियम रो1 देखा जाए तो कितना है, 8 है, 8 × 10⁻³ है, और ये देखा जाए 2 × 10⁻³ है। ऊपर देखा जाए तो 9, नीचे देखा जाए तो 6, 10⁻³ और 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो गए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से कट करें, यहाँ 3 यहाँ 2, R1/R2 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, √3/2, यानी कि ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। आसान सा प्रॉब्लम है। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो कह रहे हैं एक टनल है, वो अर्थ के अलोंग डायमीटर उसमें डग कर दिया गया है, स्मॉल एम का मास है, वो सेंटर ऑफ टनल पर मौजूद है। करें कि मिनिमम वेलोसिटी दो पार्टिकल को जिससे वो सरफेस तक पहुंच सके। तो हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे जब दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस, -3/2 पोटेंशियल एट सरफेस, और पोटेंशियल एट सरफेस तो पोटेंशियल एट सरफेस होगा ही होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हम निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा यू को सीधा 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दें, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज पोटेंशियल एट सरफेस माइनस 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर। सब कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 से 1/2 खत्म। अच्छा, यहाँ मास से मल्टीप्लाई भी कर दें तभी m बनेगा, वो यहाँ एक मास भी रहेगा, लेकिन मास की कोई जरूरत नहीं, कैंसिल आउट हो गया। पोटेंशियल एट सरफेस लिखेंगे क्या, gm/r, फिर लगा दो रूट, आंसर आ गया v का वैल्यू।
जैसे हम लोग पोटेंशियल से वर्डन निकालते थे ना, बिल्कुल उसी तरह से सोल्यूशन बना लेंगे, पहले ऑप्शन के बराबर हो जाए। अच्छा मजेदार बात देखो, ये हमें दिख रही है किसके बराबर, ये हमें बाइंडिंग एनर्जी के बराबर दिख रही है या इसके वेलोसिटी के बराबर दिख रही है। देखिए इस प्रॉब्लम की बात करें तो रिलेटिव मोशन की बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो मेथड बताया हुआ है कि एक को रोक दो दूसरे को चला दो, उस तरह से। तो कह रहे हैं कि दो बॉयज हैं ए और बी, और वो इस पाथ के अलोंग चल रहे हैं। याद रखिए वो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक और प्रॉब्लम होती है इसमें फॉलो करते हैं, यहाँ फॉलो वाला सीन नहीं है। देखो 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, तो अगर हम बी को रोक दें तो वी बी को जीरो कर दें, तो वी ए टेक्निकली कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, क्योंकि ये लाइन को फॉलो कर रहे हैं इसलिए एंगल वाला तो कोई सीन ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन पर ही चलेंगे। तो वी ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आ गई विद रिलेटिव टू बी, बी को जीरो कर दिया। अगर ऐसा होगा तो बताइए ए से बी तक जाने में इसे कितना समय लगेगा, ए से बी तक डिस्टेंस है 5, तो टाइम लगेगा कितना, एस रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी ए बी। तो रिलेटिव डिस्टेंस है 5 मीटर और फिर वेलोसिटी कितनी हो गई 5, टाइम कितना आ गया 1 सेकंड। अच्छा देखिए अब अगली बार की बात करें, सेकंड टाइम वो कब मिलेंगे, तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर मिल जाएगा तो बी रुका हुआ है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो जो दूसरा टाइम होगा चूंकि बी रेस्ट में है, दूसरी बार जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5, यहाँ से देखिएगा 5 5 10 और 5 15, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा 15 और स्पीड कितनी है 5, टोटल टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड। अच्छा टाइम इंटरवल नहीं पूछा है, टाइम पॉइंट पूछा है। तो पहली बार कोलिजन कब हो रहा है, टी बराबर 1 सेकंड पर, अगली बार कितना सेकंड लग रहे हैं 3 सेकंड। तो टाइम पॉइंट की अगर बात करें तो टोटल टाइम लग जाएगा यहाँ पर 4 सेकंड, 1 + 3 = 4 सेकंड। टाइम इंटरवल कहता है तो 3 सेकंड लगाते, कोलिजन पहले और दूसरे के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 3 सेकंड का है, लेकिन टाइम पॉइंट फाइंड टाइम एट विच, उस टाइम पर जिस टाइम की बात की गई है वो कौन सा सेकंड है, 4th सेकंड है। इस प्रॉब्लम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तो लगाने वाला रहता ही नहीं, आप ऐसे ही जानते हैं इसमें क्या होता है। कह रहे हैं कि दो पार्टिकल हैं जिनके मासेस कुछ हैं m और 2m और चार्जेस हैं 2q और q, कह रहे हैं उनको लटका दिया गया है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो कह रहे हैं थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा। देखो ये हल्का वाला पार्टिकल है, ये भारी वाला पार्टिकल है, दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेंगे सेम। ऐसा मत समझना कि यहाँ 2q है यहाँ q तो यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा यहाँ फोर्स कम, ऐसा नहीं है। दोनों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होंगे, बराबर। जब दोनों पर बराबर बराबर फोर्स लगेंगे तो जो भारी होगा उसको वही फोर्स कम ढकेल पाएगा और जो हल्का होगा उसको ज्यादा ढकेल लेगा। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब जिसका मास कम उसका थीटा ज्यादा और जिसका मास ज्यादा उसका थीटा कम। दैट मींस थीटा 1 शुड बी ग्रेटर देन थीटा 2 हो जाएगा और ऑप्शन 1 पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 43 प्रॉब्लम्स भी बहुत आसान है, कह रहे हैं 10 सेल हैं जिनका ईएमएफ कुछ है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, उनको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में। कह रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन हमें दे दिया गया है और कह रहे हैं हर एक सेल का ईएमएफ बताओ। तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है। तो ये जो ये डेटा दिया हुआ है इस ट्राइंगल से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप। स्लोप या tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, 6/2। अगर ऐसा है तो इस बड़े वाले में भी आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज V है और ये वाली दूरी तो 14 है, तो V/14 कर देते हैं। यहाँ 7 आ गया, देखिए V की वैल्यू क्या आ गई 42 वोल्ट। अच्छा ये V 42 वोल्ट कब है, जब करंट सर्किट में क्या है, जीरो, एट इंस्टेंट। अब करंट सर्किट में जीरो है मतलब सर्किट शॉर्ट किया हुआ है, सर्किट शॉर्ट किया है यानी कि ईएमएफ डायरेक्टली जुड़े होंगे। तो जरा देखा जाए 10 टाइम्स ऑफ E इक्वल्स टू 42 हो गया शॉर्ट सर्किट के केस में, तो 42/10 हो गया, आंसर कितना आ गया 4.2 वोल्ट। बड़ी ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उस सिचुएशन में करंट जीरो है तो सारे ईएमएफ जुड़ के ही ये करंट जनरेट कर रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को देखते हैं चलो। एक सिंपल सी न्यूक्लियस फिजिक्स की प्रॉब्लम दिख रही है। कह रहे हैं कि पहले एक हमें रिएक्शन दे दिया है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में टूट जा रहा है, और दूसरा रिएक्शन दिया है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन में टूट जा रहा है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के डिकेज होते रहते हैं जिसे हम बीटा प्लस और बीटा माइनस डिकेज कहते हैं। लेकिन फ्री स्टेट में कौन सा डिके होगा कि नहीं होगा ये चीज यहाँ सोचने वाली है, क्योंकि ऑप्शन उसी से बनाएंगे। तो कह रहे हैं इनसाइड न्यूक्लियस बोथ डिकेज आर पॉसिबल, ऑप्शन सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों डिके पॉसिबल है। फिर सिचुएशन आ जाती है, कह रहे हैं कि फ्री न्यूट्रॉन है हायर मास, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है इसलिए वो प्रोटॉनों में टूट सकता है, ये बात सही होगी पूरी तरह से। फिर कह रहे हैं फ्री प्रोटॉन हैज लेस मास, प्रोटॉन का मास जो है क्या है न्यूट्रॉन से थोड़ा सा कम है, इसलिए अकेले प्रोटॉन कभी डिके नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारा यही स्टेटमेंट चुन रहा है, तो स्टेटमेंट बी भी क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर अगर ऑप्शन सी आपने चुन लिया है, रिएक्शन 1 इज नॉट पॉसिबल बट रिएक्शन 2 इज पॉसिबल, न्यूक्लियस के अंदर अगर सारी रिएक्शंस पॉसिबल है तो डी वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, यानी कि ए बी सी क्या हो जाता है, करेक्ट चॉइस हो जाती है। देखिए लास्ट प्रॉब्लम का डिस्कशन अगर स्टार्ट करें तो कह रहे हैं कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है, वाइब्रेट कर रही है 5वें हार्मोनिक और एक पार्टिकल आपको कंसीडर किया गया है पहला जो इस पहले फर्स्ट लूप में बना हुआ है। एट एन इंस्टेंट दिस पार्टिकल एट इट मीन पोजीशन एंड इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स नेगेटिव एक्सट्रीम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पार्टिकल आर इन सेम फेज विद पार्टिकल 1। तो याद रखिएगा जो लूप के अंदर मौजूद होंगे सेम फेज वाली वेव के अंदर, वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। जैसे एक ये वेव लूप गया, ये ऊपर की तरफ लूप चलाया,
जब वापस लूप उसी फेज में आएगा तो उसमें जो पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में चले जाएंगे। मतलब यहाँ पर जब आएगा तो सेम फेज वाले पार्टिकल आ जाएंगे, यानी कि पहले वाले के सेम फेज में चौथे और पांचवें होंगे, फिर छठे और ये वाले पार्टिकल यहाँ पर सेम फेज में नहीं होंगे, फिर सातवें और आठवें पार्टिकल फिर क्योंकि लूप फिर से नीचे आ गया तो फिर सेम फेज में आ जाएंगे। स्टैंडिंग वेव में सेम लूप में पार्टिकल क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, बस इसी फैक्ट का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब वन के साथ जो सेम फेज वाले पार्टिकल होंगे वो होंगे 4, 5, 7 और 8। तो इनमें ऑप्शन कौन सा मौजूद है, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए जिसमें 5, 7 और 8 मौजूद है, चौथे वाले को किसी ऑप्शन में चुना नहीं गया है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, थर्ड करेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि इन 45 प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 45 प्रॉब्लम ट्रिकी ज्यादा लग रहे थे, शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकली लेंदी दिख रहे थे हमें। तो आप ट्राई करें कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें और लास्ट समय में आपके पास कम समय हो तो इजी प्रॉब्लम्स को पहले अप्रोच लें और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को बाद में अप्रोच लें। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या हो जाता है कि कुछ आसान प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास टाइम ज़्यादा हो रहा होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होते हैं, तो आपके स्कोर बढ़िया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए नीट का एग्जाम बिल्कुल पास में आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें ताकि आपको बाकी सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मिलते रहें।